Hello everyone, in this video we are going to discuss theories of divorce. Before coming to the theories of divorce, first of all you need to know that the concept of divorce itself came in the 1955 Act itself. ठीक है, 1955 Act से पहले कभी भी divorce recognize था ही नहीं. So in 1955 this concept was recognized for the first time. ठीक है, divorce का concept दूसरे personal laws में था but हिंदू personal law में नहीं था. Why? Because marriage was always considered as a sacrament. उस टाइम पर मैरिज को डिवाइन सैक्रामेंट माना जाता था. ठीक है, but later on it was realized by the lawmakers, by the legislators that there are certain problems which needs to be addressed. एक point आता है, कुछ ऐसी faults होते हैं या कुछ ऐसे grounds होते हैं जो इंट्रोड्यूस करने इम्पॉर्टेंट है एंड मैरिज को किसी किसी केस में एंड करना भी ज़रूरी है. एंड व्हाट आर दोज ग्राउंड्स हैव बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट. ठीक है, बट ये जो ग्राउंड्स हैं इनके पीछे अंडरलाइन थियोरीज हैं कुछ. ठीक है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थियोरीज फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कमिंग बैक टू थियोरीज, द फर्स्ट थियोरी इज fault based or misconduct theory. So there are certain grounds in section 13 which are based on fault based और misconduct theory. ठीक है, जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है फॉल्ट बेस्ड और मिसकंडक्ट थ्योरी में वो ये है कि कोई एक पार्टी फॉल्ट पर होती है या उस पार्टी का कंडक्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टी है उससे रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो उस पार्टी के साथ रहे, उस पार्टी का कंडक्ट बेयर करे. इट बिकम्स अनबियरेबल फॉर द अदर पार्टी एंड सच टाइप ऑफ कंडक्ट इज नेवर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, सो अगर ऐसा कंडक्ट है एंड वो ग्राउंड्स कौन से हैं वो हम सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे. सो अगर किसी पार्टी का ऐसा कंडक्ट है देन इट कैन बिकम वन ऑफ द ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 13. सेकेंड थ्योरी इज डिजीज बेस्ड और disability theory. So basically under this theory, that is disease based theory, one of the spouse is suffering from a certain disease. ठीक है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल डिजीज़ की बात नहीं कर रहे हैं. किसी को कफ है, कोल्ड है या किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हुई है, फॉर इंस्टेंस कैंसर, ठीक है, या ब्रेन ट्यूमर, उनकी बेसिस पर भी डिवोर्स नहीं मिलता है. ठीक है, इफ अ डिजीज इज ऑफ सच अ काइंड दैट द नॉर्मल मैरिटल लाइफ हैज़ बीन हैम्पर्ड, ठीक है, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पार्टनर टू बियर विद दैट स्पाउस. ठीक है, या फिर वो डिजीज़ जो है वो एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है प्लस इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल. ठीक है, तो इन केसेस में हम बोलते हैं कि वो डिजीज़ बेस्ड ग्राउंड में आ सकता है या डिसेबिलिटी ग्राउंड में आ सकता है. एंड दोज डिजीजेस हैव बीन एनलिस्टेड इन सेक्शन 13 itself, so we'll discuss that. Next theory is breakdown theory. So basically under breakdown theory, it is believed that the marriage has been broken down to such an extent that it cannot be reasonably expected of a person to live with the other person. ठीक है, अगर वो एक भी दिन और दूसरे अपने स्पाउस के साथ रहता है, so that means the marriage has been broken down to such an extent कि एक एक दिन भी उस स्पाउस के लिए अपने पार्टनर के साथ रहना अनबियरेबल हो जाता है एंड देयर ड्वेलिंग टुगेदर माइट लीड टू अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. ठीक है, सो इन केसेस में बिकॉज द मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर इट इज सेड दैट द मैरिज शुड कम टू एन एंड. सो ऐसे भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो हमारे सेक्शन 13 में ही गिवन है. वील डिस्कस दोज ग्राउंड्स. देन फोर्थ थ्योरी, म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट बेस्ड theory. So under this theory, the partners decide themselves that they want to put an end to a marriage. ठीक है, the reason can be any, but the partners mutually decide to put an end to the marriage. वो अपने आपस में decide करते हैं, कोई भी reason हो सकता है, but वो आपस में decide कर रहे हैं let's put an end to this marriage and वो accordingly divorce ले सकते हैं. So this is also given under section 13. We'll discuss that. So these are certain grounds on the basis of which a marriage can be put to an end.
ठीक है, बट वी नो दैट अंडर हिंदू लॉ द मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रामेंट, राइट। ठीक है, अभी डिवाइन सैक्रामेंट नहीं है बट सैक्रामेंट तो है। इट वॉज डिवाइन it was considered as divine sacrament before 1955 because there was no provision for putting an end to the marriage. अभी हमारे पास provision है, but still the marriage is considered as a sacrament only. It is in the nature of sacrament, and that is why Family Courts Act of 1984 was introduced. Family Courts Act of 1984. It provides mandatory requirement of conciliation between the parties. Mandatory requirement of mediation or conciliation. सो बेसिकली अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है उसमें जो कोर्ट है उसके लिए एडवाइजेबल नहीं है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू रेफर द डिस्प्यूट फॉर मीडिएशन और कंसिलिएशन, ठीक है, बिकॉज द मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रामेंट एंड अगर वो लास्ट एंड तक भी सेव की जा सकती है तो वो एक एफर्ट लेना पड़ेगा कोर्ट्स को, ठीक है, एंड पार्टीज को भी, ठीक है, एंड इफ द मैरिज कैन बी सेव्ड देन ऑल द एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू सेव द मैरिज, ठीक है, एंड इफ इट कैन नॉट बी सेव्ड, इफ इट इज ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर देन ओनली द कोर्ट ग्रांट्स डिवोर्स। सो इस वजह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कोर्ट्स पहले मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए रेफर करती हैं उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को, एंड अगर उसमें कोई सेटलमेंट नहीं अराइज होता है तभी वो कोर्ट प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग थियोरीज ऑफ डिवोर्स। अभी हम इन थियोरीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 के प्रोविजन में। ओके, थैंक यू।